नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आई होप हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था, जो स्टडी करा था बेसिकली जीन पियाजे की थ्योरी, आपको उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई नो कई बार वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, मैं ट्राई कर रही हूँ बिकॉज़ अभी ये सिर्फ बिगिनिंग फ़ेज़ है जहाँ पर मैंने जो सीखा है डिफरेंट टीचर्स से, जैसे हिमांशी मैम, सचिन सर, इसके अलावा रोहित सर। मैं ट्राई कर रही हूँ चीज़ों को सीख कर जो मेरे नोट्स हैं जिनके थ्रू मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। इससे पहली वीडियो में हमने जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर, सो दैट हमें पता चल सके कि जो हमने पहले पढ़ा था वो हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो डायरेक्टली हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक चीज़ जो मैं फ़ोकस करती हूँ अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर और जो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी वो ये कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हम सिर्फ क्वेश्चन पर आंसर करेक्ट करने पर फोकस ना करें, पर वो पूरा क्वेश्चन हमें क्या समझा रहा है इस चीज़ पर फोकस करें, ताकि उससे रिलेटेड जो भी नया क्वेश्चन आता है उसे हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब अगर हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, सो ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड। हिंदी में अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बच्चे की मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें सबसे पहले समझनी है, दो वर्ड्स हमें मिले हुए हैं, पहला है कंक्रीट ऑपरेशनल और दूसरा है प्री ऑपरेशनल। तो हमें इन दोनों में ही डिफरेंस समझना है। कंक्रीट ऑपरेशनल, जैसा कि आपको याद है हमने पढ़ा था, कंक्रीट ऑपरेशनल सबसे थर्ड वाली स्टेज है। जैसे तीन, हिमांशी मैम के चैनल को अगर आपने कभी फॉलो करा होगा तो वो जो हमारी ट्रिक होती है दैट इज़ SPCF, यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। तो कंक्रीट का मतलब है कि बच्चा अपनी स्टेज 3 में है, उससे पहले प्री ऑपरेशनल का मतलब है कि बच्चा अपनी स्टेज 2 में है। कंक्रीट ऑपरेशनल वाली जो हमारी एज है वो ये कि जहाँ पर बच्चा स्कूल जाने लग गया है, वो अब अपना 5th या 6th ग्रेड उसने स्टार्ट कर दी है। वेरएज प्री ऑपरेशनल वो वाली स्टेज है जहाँ पर बच्चा 2nd से लेकर 4th 5th तक यानी प्राइमरी वाली स्टेज में है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे जो लिखी हुई दो क्वालिटीज़ हैं, दो क्वालिटी, सबसे पहला डिसेंटरिंग और है रिवर्सिबिलिटी। हिंदी में अगर हम बोलें तो विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तनीयता, कि ये दोनों क्वालिटीज़ में से कौन सी क्वालिटी है जो बच्चे की इन दोनों स्टेजेस को अलग बनाती है, उनमें फ़र्क करती है। तो सबसे पहले डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी एक चीज़ का एक ही पहलू देख पाता है। मतलब अगर आपने एक गिलास में पानी भर के दिया है बच्चे को, एक गिलास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो वो या तो ये फोकस कर पाएगा कि वो गिलास में आधा पानी है वो, या फिर हाइट ग्लास की लेंथ पर फोकस कर पाएगा। मतलब वो एक साथ किसी एक चीज़ की दो पहलुओं पर फोकस नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आप दो पहलुओं पर फोकस कर पा रहे हैं। वेरएज सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी एक चीज़ को देखते हैं तो उसके सिर्फ एक पहलू पर फोकस करते हैं। यानी जब बच्चा प्री ऑपरेशनल में है यानी स्टेज 2 में है तो उसके अंदर सेंट्रेशन होता है, वहीं जब बच्चा स्टेज 3 में चला जाता है यानी कंक्रीट ऑपरेशनल में तो उसके अंदर डिसेंट्रेशन आ जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी की, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपने आइडियाज़ को रिवर्स कर पाना, या जब आप A+B=C कहते हैं तो C-B=A होगा, इस वाली चीज़ को समझना। तो रिवर्सिबिलिटी अगर जिस बच्चे में है, यानी अगर आप उसे कहते हैं 6 - 4 = 2, तो उस बच्चे को ये भी समझ में आ रहा है कि 2 + 4 6 होगा। वहीं एक बच्चा जिसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है तो वो 4 + 2 को 6 बताएगा, बट 6 - 2 = 4 वो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो अब इसमें भी रिवर्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स हमें पता है कि उसमें थोड़ी सी हायर थिंकिंग की ज़रूरत है, तो रिवर्सिबिलिटी उस बच्चे में होगी जो अपनी 3rd स्टेज में आ चुका है यानी कंक्रीट ऑपरेशनल में, और वहीं जो बच्चा प्री ऑपरेशनल में है उसमें इरिवर्सिबिलिटी रहती है। तो इस एक क्वेश्चन से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। सबसे पहला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमारे पास यानी बच्चे के पास डिसेंट्रेशन और रिवर्सिबिलिटी दोनों चीज़ों की
समझ आ जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो प्री ऑपरेशनल में ना हमारे पास डिसेंट्रेशन होता है, ना हमारे पास रिवर्सिबिलिटी होता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों ही ऑप्शंस हमें बता रहे हैं कि ये दोनों पॉइंटर्स बेसिकली इन दोनों स्टेजेस में डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो बोथ हो जाएगा। अब हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछता है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है। तो आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था उस गाय वाले एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर बच्चे ने एक जानवर को देखा है जिसके 4 पैर हैं, सफ़ेद रंग का है वो जानवर और उसके 2 कान हैं, तो वो जानवर बच्चे के लिए गाय है। अब बच्चा सेम एक और जानवर देखता है जिसके 4 पैर हैं, वो सफ़ेद रंग का है, उसके ऊपर कुछ काले काले डॉट्स हैं, 2 कान उसके भी हैं, बट वो छोटा है साइज़ में। तो अब बच्चे के दिमाग में ये डाउट, एक सिचुएशन हो सकती है कि उसके दिमाग में डाउट आएगा कि ये कोई और जानवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये गाय से साइज़ में छोटा है। तो उस केस में बच्चे के माइंड में जो थॉट्स आ रहे होते हैं उसको उसे एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो नया चीज़ आई है वो उसके पुराने स्कीमा में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बच्चे ने देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, सफ़ेद रंग का है, 2 कान है, तो ये गाय है, साइज़ को उसने अवॉइड कर दिया। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं बेसिकली वो एडाप्टेशन के हैं, यानी बच्चा अपने प्रेजेंट स्कीमा को कैसे मॉडिफाई कर रहा है या कैसे नई इन्फॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में फिट कर रहा है बिना कोई चेंजेस किए। तो आप लोगों के पास टाइम है, हम ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने का। हमारे एडाप्टेशन के प्रोसेस में जो चीज़ इंक्लूडेड होती है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों चीज़ें हैं। एसिमिलेशन का मतलब है आत्मसातीकरण, यानी किसी चीज़ को अपने पुराने स्कीमा में फिक्स कर लेना, यानी आत्मसात कर लेना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ को अपने दिमाग में एकोमोडेट करना यानी चेंज करना। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि पियाजे के अनुसार हमारे दिमाग में कुछ स्कीमा होते हैं। स्कीमा का मतलब क्या है? किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हमारे दिमाग में बने हुए ख्याल। अब जब हम किसी एक नई चीज़ के साथ, जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें, हम कुकिंग करते हैं कि अगर आपको चावल बनाना आता है या पुलाव सिंपल बनाना आता है, अब आपके सामने एक नया टास्क आता है बिरयानी बनाने का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बिरयानी बनाने के स्टेप्स में जो हम पुलाव बनाने वाली चीज़ें ही रिपीट करते हैं, तो वो वाले स्टेप्स आपके पुराने पुलाव बनाने के स्कीमा में फ़िट हो जाएंगे, तो उसे आप बोलेंगे एसिमिलेशन। लेकिन बिरयानी के वो स्टेप्स जो पुलाव में इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको अपने पुराने स्कीमा को एकोमोडेट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि बिरयानी की रेसिपी में ये चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली एडाप्टेशन बोला जाता है, जिसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन दोनों चीज़ें शामिल हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग विच स्टेज, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है। ये काफ़ी इजी है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसे आंसर करने का। ये हमें नाम से समझ में आ रहा है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इतना बड़ा उन्होंने नाम लिख दिया है, तो कोई भी छोटा बच्चा जो स्टेज 1, 2, 3 में, वो कहाँ से वाली चीज़ कर पाएगा। तो डायरेक्टली आ जाता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, जो बच्चा स्टेज 4 में है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जीन पियाजेस थ्योरी, यानी कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, हमें वो बताना है। अब हमें सारी स्टेटमेंट्स को एक एक करके ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहला, ही बिलीव दैट कॉग्निटिव ग्रोथ अकर्ड इन स्टेजेस, यानी पियाजे के अनुसार जो संज्ञात्मक विकास है वो चरणों में होता है। आपको याद होगा हमने वो कर्व के एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप जाकर देख लें। जो जो चीज़ें हमने उसमें कवर करी थी वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगेन ये क्वेश्चंस वो नहीं हैं जो मैंने अपने आप से ड्राफ्ट करे हों, वो क्वेश्चंस वही हैं जो हमारे प्रीवियस सीटेड पेपर 1, सीटेड पेपर 2 में आ रखे हैं। तो
जीन पियाजे जो मानते थे वो ये कि विकास जो है वो चरणों में होता है। ऑब्वियसली येस, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेजेस ऑफ अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है 1 2 3 4, तो वो मानते ही थे कि विकास जो है हमारा वो अलग अलग चरणों में होता है। तो ये सही है, जो सही है वो गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे गलत पूछा है उसने। नेक्स्ट आता है पियाजे स्टडीड, उसके बाद सेकंड आता है पियाजे स्टडीड चिल्ड्रन थ्रू एडोलेसेंस टू डिटरमाइन हाउ लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स। यानी उन्होंने तार्किक चिंतन के विकास का अध्ययन करने हेतु बच्चों का किशोरावस्था तक अध्ययन किया। तो इस वाले पॉइंट को, क्योंकि आपने अभी तक जो स्टेजेस पढ़ी हैं, हमने जो स्टेजेस पढ़ी हैं चारों, उसमें 0 यानी बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर उसका हमने फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 13-14 ईयर्स एज तक की बात करी है। किशोरावस्था पर बहुत ज़्यादा फोकस करा हो पियाजे ने, ये नहीं हुआ है। तो इस ऑप्शन को भी हम डाउट में लेकर चल सकते हैं, बाकी ऑप्शन से कंपेयर करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि यही वाला पक्का गलत है या बाकी और कोई इससे ज़्यादा गलत उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी होती है कि हम सारी स्टेटमेंट्स पढ़ें। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक स्टेटमेंट है जो 50% करेक्ट है, बट दूसरी स्टेटमेंट जो आप पढ़ोगे वो आपको लगता है कि 100% इनकरेक्ट है, तो हमें मैक्स वाले के साथ जाना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड वाला ही, डॉक्यूमेंटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस मेमोरी प्रोसेस। यानी उन्होंने बच्चों की स्मृति प्रक्रियाओं का अवलोकन करके संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास का जो उनका सिद्धांत था वो दिया। तो ऑफकोर्स यस, थ्योरी का नाम ही है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी दिमाग का विकास। तो उन्होंने बच्चे के दिमाग की, उसकी मेमोरी की, वो चीज़ों को कितना समझ रहा है, किस स्टेज में वो कितने लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करा है। तो यानी ऑप्शन सी भी पियाजे की थ्योरी के हिसाब से सही है, और जो सही है वो हमारे इस ऑप्शन में गलत है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट ऑप्शन, लर्निंग अकर्स थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अभी हमने ऊपर वाले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि एडाप्टेशन, जिसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, तो ये पियाजे की थ्योरी में आता है। जो आता है वो सही है और जो सही है वो गलत है, विच मीन्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज़ बी, यानी उन्होंने एडोलेसेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें है अ स्टेज theory of development explicitly emphasizes which of the following principle। यानी विकास का चरण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर विशेष बल देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, क्वेश्चन में जीन पियाजे नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ हमें समझनी होती है क्वेश्चंस के थ्रू कि कई बार होता है वो आपको जो साइंटिस्ट हैं या जिन्होंने वो थ्योरी प्रपोज करी है उनका नाम नहीं लिख कर देगा, बट स्टिल हमें समझना होगा कि जैसे अगर वाइगॉत्स्की का आता है तो वो बताएगा, यहाँ पर उन्होंने स्टेज थ्योरी लिखा है, तो स्टेजेस जो दी हैं, जिसने मेनली स्टेजेस पर फोकस करा है, स्टेजेस पर काम करा है, वो जीन पियाजे हैं। थ्योरी वाइगॉत्स्की ने भी दी है, बट उनकी थ्योरी में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेजेस पर काम नहीं करा। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि कहाँ पर वो साइंटिस्ट का या जो जिन्होंने थ्योरी दी है थ्योरिस्ट, उनका नाम लिख रहा है या बिना उनके नाम के भी हमें समझना होगा। तो स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पियाजे ने दी है। तो ये पूछ रहा है कि पियाजे किस चीज़ पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है स्टेजेस के थ्रू, यानी एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज आती रहती है, विच मीन्स कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। और जैसा हम अब तक डिस्कस कर रहे थे, जो सही है वो गलत है हमारे इन ऑप्शंस में। नेक्स्ट आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास जो है वो कंटिन्यू नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपको देख के ही समझ में आ रहा है। स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने क्वेश्चन को गलत यहाँ पर रीड कर लिया है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि बहुत बार ये चीज़ होती है कि जल्दीबाजी में हम खुद क्वेश्चंस को गलत पढ़ के चले जाते हैं और वही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टेज थ्योरी किस चीज़ पर फोकस करती है। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि पियाजे डिसकंटिन्यूटी पर फोकस करते हैं, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो एक कर्व की तरह नहीं चलता। डेवलपमेंट सीढ़ी नुमा है, मतलब वो स्टेजेस की, पहला आप कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे पर जाएंगे, फिर तीसरे पर जाएंगे, इस वाली चीज़ पर फोकस करते हैं पियाजे। तो मतलब डिसकंटिन्यूटी पर फोकस करते हैं वो। अगर हम बाकी ऑप्शंस भी देख लें कि
मुझे ये चीज़ जब समझ में आई क्योंकि मैंने बाकी ऑप्शंस देखे, कल्चरल फैक्टर्स, तो पियाजे ने अपनी थ्योरी में कल्चर पर, लैंग्वेज पर, एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। उन्होंने जो मेन चीज़ों को माना है दैट इज़ हेरिडिटी, मतलब जो आपके अंदर ऑलरेडी है, आनुवांशिकता से आपको जो मिला हुआ है उस पर वो फोकस करते हैं। तो इस वजह से बाकी ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार अगर हमने जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ा या एक ऑप्शन को सही कर दिया, पहला वाला ही, तो आप जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर वो करेक्ट है या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस। अगेन पियाजे ने एनवायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है, तो इस वजह से हम समझ पाए कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू, यानी जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या कर सकते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक मतलब क्या है कि SPCF यानी सेकेंड स्टेज, स्टेज टू से आपको समझ में आता है कि बच्चा 2 साल से बड़ा हो चुका है, मतलब उसे चलना फिरना उसने सीख लिया है। अब वो उस स्टेज में जहाँ पर वो स्कूल जाना सीख रहा है, स्कूल भी नहीं, प्ले स्कूल जाना सीख रहा है बेसिकली। तो जब आपके सामने स्टेजेस आएँ तो आप अपने दिमाग में उसको इमेजिन करें कि वो स्टेज है कौन सी, तब आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी होगा। अब एक बच्चा जो प्ले स्कूल में जा रहा है, आपको लगता है उसके अंदर रिवर्सिबल थिंकिंग होगी, मतलब वो ये कह सकता है कि अगर 3 + 2 5 होता है तो 5 - 2 3 होगा? नहीं, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मेक बिलीव प्ले यानी काल्पनिक खेल, यानी काल्पनिक खेल का हमारा मतलब क्या हुआ कि उसके लिए जो टेडी बेयर हो सकता है वो उसे अपना टीचर मान रहा है, या 2 बच्चे हैं, वो एक बच्चा मम्मी का रोल कर रहा है, एक बच्चा टीचर का रोल कर रहा है, तो यस ये वाली चीज़ हो सकती है उस बच्चे में जो एक प्ले स्कूल जाता हो। उसके बाद हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, कि आपने किसी चीज़ को दिया तो बच्चा उसे हायरार्की में लगा पाएगा कि हाँ सबसे, जैसे हम बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो ऑब्वियसली वो चीज़ बच्चा जो अभी जिसने प्ले स्कूल स्टार्ट करा है वो नहीं कर सकता। अगेन कंजर्वेशन, कि अगर अगेन आपको इन सारी चीज़ों का मतलब भी पता होना चाहिए। कंजर्वेशन मतलब कि अगर मैं 1 लीटर पानी को एक बड़ी सी वेसल यानी लंबे से जार में रखती हूँ या एक बड़े से कटोरे में, चौड़े से कटोरे में रखती हूँ, तो वो अल्टीमेटली उसका वेट सेम आएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो ये वाली चीज़ उस बच्चे में जो भी स्टेज 2 में है उसमें नहीं आती, ये वाली चीज़ हमारी स्टेज 3 में आती है, विच इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ बी, दे मेक बिलीव प्ले। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पर। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कि पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट पे क्या एक चीज़ है जो प्रभावित करती है विकास को। अभी हमने इससे पुराने वाले क्वेश्चन में देखा था कि पियाजे ने एनवायरनमेंट को, वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। अब अगेन पेडागॉजी में कभी भी कोई एक चीज़ 100% करेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ टोटली ऑप्शंस पर डिपेंड करती है। पियाजे ने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा है, बट बिल्कुल निगलेक्ट भी नहीं करा है उन्होंने। अब अगर आप देखते हो ऑप्शंस जैसे कि री-इन्फोर्समेंट, जब हम आगे पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म, जिसमें हमारे पास थिंकर्स हैं जैसे कि JB वॉटसन एंड और जिन्होंने वो थ्योरीज दी हैं जो बिहेवियरिस्ट हैं बेसिकली, वो फोकस करते हैं रीइंफोर्समेंट पर। स्किनर हो गए जैसे BF स्किनर या फिर JB वॉटसन, कि जिनके अनुसार आप बच्चे को अगर किसी अच्छे काम पर अच्छी वो लेट से प्रोत्साहन देते हैं, कुछ अच्छा इनाम देते हैं, तो बच्चा उस व्यवहार को रिपीट करता है। अगर आपने उसे पनिशमेंट दे दी तो वो उसे रिपीट नहीं करेगा। तो पियाजे ने रीइंफोर्समेंट की कभी बात नहीं करी है। उसके बाद लैंग्वेज, हमने जब पढ़ा था आपको याद होगा, एक स्लाइड में मैंने यही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऐड करे थे कि पियाजे ने थॉट और लैंग्वेज के लिए, तो पियाजे के अनुसार थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में। क्यों? क्योंकि वो कॉग्निशन पर यानी हमारे दिमाग पर फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थॉट डायरेक्टली हमारे दिमाग से रिलेटेड है, तो उनके हिसाब से थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में। वेरएज अगर हम वाइगॉत्स्की की बात करते हैं तो उन्होंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कहा है। उनके अनुसार लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, एज आई सेड कि पियाजे ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा है, बट इसको पूरी तरीके से निगलेक्ट भी नहीं करा है। उसके बाद हम आते हैं इमिटेशन का मतलब क्या हो गया? नकल, अनुकरण किसी का। तो पियाजे ने अपनी पूरी थ्योरी में अनुकरण
शब्द का भी कहीं प्रयोग नहीं किया है कि बच्चा किसी को देख कर सीखता है, नहीं। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस वाले ऑप्शन के लिए, दैट इज़ एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। कि मतलब बच्चे का दिमाग है, उसके पास एक स्कीमा है। अगेन अब वो स्कीमा डेवलप कैसे हो रहा है, जब आप इस बाहर की दुनिया को देख रहे हो। उस स्कीमा में आप एकोमोडेशन, एसिमिलेशन या अडाप्टेशन कैसे करते हो, जब आप इस दुनिया में कोई नई चीज़ देखते हो। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस ड्यूरिंग। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के दिमाग में किस स्टेज में आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे आप देखते हैं, बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का है, तो आपने उसके सामने अगर कोई छोटा सा टॉय रखा, वो उस टॉय के लिए रो रहा है, पर अगर वो टॉय बच्चे की नज़र से बाहर हो जाता है तो उसके लिए उस टॉय की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। सेम रूल अगर कोई इंसान है बच्चे के सामने, वो हट जाता है उसके सामने से, तो बच्चे के लिए उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। लेकिन सेंसरी स्टेज में ही, यानी जो हमारी स्टेज 1 है, उसी स्टेज के एंड में आते आते, मतलब बच्चा 2 साल का होते होते, या जब बच्चा लेट से 18 महीने का, 1.5 से 2 साल का, तो उस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। मतलब उस बच्चे को पता है कि टेडी बेयर अगर आपने मेरे सामने से हटा दिया है, पर स्टिल वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बच्चे रो रहे होते हैं, अगर हमने टेडी बेयर हटा भी दिया उनके सामने से, तब भी वो रोएंगे कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए। उसके बाद जब तक आप देते नहीं तब तक बच्चा शांत नहीं होता। तो इस वजह से ही, बिकॉज 2 साल की जाते आते बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजेज थ्योरी। मतलब उनकी थ्योरी के बारे में करेक्ट क्या है। तो अगेन जैसा हमने लास्ट टाइम करा था, सारी स्टेटमेंट्स को हमें 1 बाय 1 बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहला, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर, यानी चरणों का क्रम संस्कृति के अनुसार बदल सकता है। तो अब इस वाली स्टेज में कि अगर हम अगर नॉर्मल थिंकिंग से देखें कि एक बच्चा जो अमेरिका में है, एक बच्चा जो इंडिया में है, दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका वाले बच्चे में सेंसरी मोटर के बदले पहले फॉर्मल ऑपरेशनल वाली स्टेज आ जाएगी, यानी वो बच्चा पहले स्टेज 3 वाली क्वालिटीज़ प्रेजेंट करेगा, मतलब उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी, कंजर्वेशन होगी। नहीं, हर बच्चा हर कल्चर में स्टेजेस तो हमारी सेम रहेंगी। वो वेरी कर सकता है कि कोई बच्चा 1.5 साल में सेंसरी मोटर क्रॉस कर रहा है, कोई बच्चा 2 साल में कर रहा है, कोई बच्चा प्री ऑपरेशनल में ईयर 5 तक, मतलब क्लास 5 तक है, कोई बच्चा सेंसरी ऑपरेशनल में क्लास 6 तक है। तो सीक्वेंसेस चेंज नहीं हो सकते हैं स्टेज के। क्योंकि इसमें करेक्ट पूछा है तो इस वजह से हम इनकरेक्ट को इसमें से हटा देंगे। नेक्स्ट आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस रेदर देन स्टेजेस। इस चीज़ पर हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि पियाजे ने स्टेजेस पर फोकस करा है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ना कि कंटिन्यूअस। उसके बाद ही प्रपोज्ड 5, तो अगेन हम 4 स्टेजेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी हमारा लास्ट जो ऑप्शन है बचा हुआ वो करेक्ट है कि द स्टेजेस आर इनवेरिएंट एंड कैन नॉट बी स्किप्ड। मतलब स्टेजेस अपरिवर्तनीय हैं और किसी भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा 0 से 2 यानी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज में है, और उस स्टेज के बाद डायरेक्टली बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल में चला जाएगा या कंक्रीट में चला जाएगा, वो प्री ऑपरेशनल को स्किप कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय पियाजे। मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल, अब अगेन कंक्रीट से हमें देखना है कि कौन सी स्टेज है, SPCF यानी स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब क्या है कि बच्चा 8 साल का, यानी उसने 6th क्लास अपनी स्टार्ट कर दी है, 6 से 7 क्लास बेसिकली। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस इन चाइल्ड। अभी हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी, यानी वो बच्चा जो 0 से 2 साल में है उसमें आता है। तो जो बच्चा क्लास 6 में पहुंच चुका है उसमें ये चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट है द चाइल्ड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट। अब हमारे पास शब्द आए हैं कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट। इस चीज़ को हम फिक्स कर लें कि कंक्रीट ऑपरेशनल C से है, इसी के साथ कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, लॉजिक, ये सारी चीज़ें इस C से जुड़े हुए हैं। तो आप C से याद कर सकते हैं उसे। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन B करेक्ट होगा। हम बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख सकते हैं इसमें। चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली, मतलब बच्चा सिंबल से दुनिया को प्रेजेंट कर रहा होता है। ये चीज़ अगेन हमारा 0 to 2 यानी सेंसरी में आता है। बिकम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट, यानी कि बच्चा, अब अगर आप D को देखते हैं तो B और D में आप कंफ्यूज हो सकते हैं
कि यहाँ पर भी लिखा है कि जो बी ऑप्शन है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि चाइल्ड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट, और यहाँ पर लिखा है कि सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल। तो लॉजिकल वर्ड यहाँ आपका कन्फ्यूजन का जो पॉइंट होगा दैट इज़ कि लॉजिकल वर्ड यहाँ भी है, लॉजिकल यहाँ भी है, पर हम समझेंगे कैसे कि इसमें वो ये बोल रहा है कि बच्चा समझने लगता है कि कंजर्वेशन है क्या, तार्किक चिंतन होता कैसे है। वेरएज अगर आप डी ऑप्शन में देखते हैं तो डी ऑप्शन में उन्होंने ये लिखा हुआ है बच्चा विभिन्न प्रकार के तार्किक चिंतन में सक्षम हो जाता है, नहीं। सी यानी स्टेज 3 तक बच्चा अलग अलग तरीके के चिंतन, मतलब वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में माहिर नहीं होता है, सिर्फ बेसिक चीज़ें उसमें आ रही होती हैं लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड। इस वजह से हमारा ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, अभी हमने पढ़ा SPCF, तो सेकंड स्टेज हमारी P से आती है विच इज़ प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। 13th क्वेश्चन हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब उनके जो सिद्धांत था पियाजे का उसका एक सीमा क्या है। सीमा का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक कमी क्या है पियाजे के सिद्धांत की। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इट ओवर एम्फेसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि क्या पियाजे ने कहा है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है विकास पर, नहीं। ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज और थॉट में पियाजे ने कहा है थॉट पहले आता है, थॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज उसको फॉलो करती है। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है पियाजे ने। उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चा हर कल्चर में, जैसे कई बच्चे होते हैं 0 to 2 में उनकी सेंसरी मोटर वाली स्टेज पूरी हो जाती है, वेरेस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2.5 से 3 साल तक भी उसी स्टेज में होते हैं, तो इस चीज़ की बात करी है पियाजे ने। उसके बाद इट डज़ नॉट अकाउंट द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ये जैविक कारकों की भूमिका का ध्यान नहीं रखता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो पूरी हेरिडिटी, आपका दिमाग आपके ऑलरेडी माइंड में क्या है उन चीज़ों पर ही रिवॉल्व करती है, उसके बाद इन्वायरमेंट आता है, मतलब सेकेंडरी। तो ऑटोमेटिक हमारा जो थर्ड और लास्ट ऑप्शन बच गया है वो करेक्ट है। और एक बार हम इस ऑप्शन को भी देख लें जो लिखा हुआ है कि यह संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं देता, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पियाजे ने कभी भी एनवायरनमेंट को निगलेक्ट नहीं करा है। वो चीज़ अलग है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करा है, पर निगलेक्ट करने में और थोड़ा फोकस करने में फ़र्क होता है। आगे आते हैं हम आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के लिए कि रूही शो 3 पेंसिल एंड शी ऑब्जर्व दैट पेंसिल A इज़ लॉन्गर देन पेंसिल B and pencil B is longer than pencil C. When Ruhi refers that A is longer than C, which characteristic of Jean Piaget she is showing? मतलब कि अगर रूही के पास 3 पेंसिलें हम रूही को दिखाते हैं, पहला ये कि A जो है वो B से बड़ा है, फिर C जो है वो B से बड़ा है। तो अल्टीमेटली रूही को ये समझ में आया कि A जो है वो C से बड़ा है, मतलब कि A और B में A बड़ा B छोटा, B और C में B बड़ा C छोटा, तो अल्टीमेटली जो C है वो छोटा है A से। तो इस वाली चीज़ में रूही क्या प्रेजेंट कर रही है, आपको याद होगा जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा था, इस चीज़ को आप बोलते हैं ट्रांजिटिव थॉट या रिवर्सिबिलिटी भी हम इसे बोल सकते हैं। एक और चीज़ जो आप इसे बोल सकते हैं दैट इज रिवर्सिबिलिटी। यानी कि बच्चा अपने थॉट्स को रिवर्स कर पा रहा है, उसका चिंतन है उस प्रकार का, जैसा हमने भी एग्जाम्पल देखा था कि 3 + 2 5 होता है, तो 5 - 2 3 होता है। ये एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं फाइनली आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान क्या है। तो अब इसमें अगेन हम ऑप्शंस देखेंगे। अ विजिबल बिहेवियर चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, यानी एक ऐसा प्रत्यक्ष व्यवहारिक परिवर्तन जिसे विश्वसनीय रूप में मापा जा सके।
तो मापने के उन्होंने जो सोर्सेज दिए हैं, जो जो क्वालिटीज़ की, अगर बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि बच्चे का अपनी स्टेज के हिसाब से विकास हो रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली इन एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा निर्माण जो बच्चा स्वयं से करता है। फिर इनेट गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन। तो अब अगर इन ऑप्शंस को हम रेक्टिफाई मतलब करने का ट्राई करें कि जीन पियाजे ने के अनुसार नॉलेज क्या है। सबसे पहला नॉलेज है वो जो आपके बिहेवियर में चेंज दिखाई देता है। तो अगेन बिहेवियरिस्ट ने बात करी है बिहेवियर के बारे में, जीन पियाजे ने नहीं। कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड, तो यस पियाजे ने बात करी है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। उसके बाद आता है इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन। तो इनेट मतलब आपका जन्मजात, इस चीज़ पर पियाजे ने फोकस करा है कि आपके पास जन्मजात ज्ञान होता है। पर जब भी आप उस स्कीमा वाले एग्जाम्पल को याद करेंगे, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे कि किसी भी चीज़ का स्कीमा आपके दिमाग में शुरू से नहीं बना होता। जब आप उस चीज़ को देखते हैं तब आप स्कीमा बनाते हैं, फिर जब आप नई चीज़ को देखते हैं तो उस स्कीमा को चेंज भी करते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर या अधिक ज्ञानवान व्यक्तियों की बात जो करी है वो वाइगोत्स्की ने करी है, पियाजे ने नहीं। यानी इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। फाइनली मैंने आंसर की भी अटैच करी आप लोगों के लिए, इन केस आप सारे क्वेश्चंस को चेक करना चाहें। थैंक यू सो मच अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बिकॉज अभी मैं भी ट्राई कर रही हूँ वो रैपो बिल्ड करने का, आप लोगों के साथ वो कनेक्शन बिल्ड करने का, सो दैट जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएँ। आप लोगों का कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ और जिससे मैं अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ, आप प्लीज़ कमेंट से मुझे लिख कर बताएं। थैंक यू सो मच।